ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। फ्लेबोटॉमी एक बार शुरू में पहले लेक्चर में मैंने बताया था, पहले लेक्चर में मैंने फ्लेबोटॉमी बताया था ना, बेसिक्स सब, जब एक्यूटेनर वगैरह सब थे जिसमें। ठीक, तो आज का लेक्चर फ्लेबोटॉमी को आगे पढ़ लेते, सैंपल कलेक्शन वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, फ्लेबोटॉमी पता है आप लोग को, सबको पता है फ्लेबोटॉमी, एक पहले लेक्चर में बताया था मैंने। द सर्जिकल ओपनिंग ऑफ पंक्चर ऑफ वेन इन ऑर्डर टू विड्रॉ ब्लड। ब्लड हमें रिसीव करने के लिए पंक्चर करना पड़ता है या कट लगाना पड़ता है, उसे फ्लेबोटॉमी करते हैं। पर्सन हु परफॉर्म फ्लेबोटॉमी का फ्लेबोटॉमिस्ट, जो ये वेनी पंक्चर जो करता है उसे फ्लेबोटॉमिस्ट करते हैं। फ्लेबो मतलब बताया था क्या, फ्लेबो मतलब वेन, फ्लेबो मतलब वेन बताया था। अच्छा है, फेलेबाइटिस सुना है नाम, फेलेबाइटिस, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस। देखो फ्लेबो मतलब होता है वेन्स, वेन्स में इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया, फेलेबाइटिस बोलते हैं। ठीक, ये सब चीजें कहीं ना कहीं सुनने को मिलेंगी। फेलेबाइटिस, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन की बात नहीं हो रही। थ्रोम्बो मतलब थक्का जम जाना। अच्छा, जैसे कोई बर्फ वाली जगह पर गया है, वहां बर्फ में फंस गया, ठीक है, तो उसका पैर बर्फ में फंस गया, वहां की आर्टरी, वहां की तो जो जो वेसल्स हैं वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, नेक्रोसिस, गैंग्रीन हो जाएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड है थ्रोम्बोफेलेबाइटिस। क्योंकि ब्लड के सब, जब बर्फ में पैर उसका फंसा रहा है किसी का, तो फिर क्या होगा, ब्लड की सप्लाई पहुंचेगी नहीं, उसमें थ्रोम्बस बन जाएगा, थक्का बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। और ब्लड में जब भी क्लॉट होगा, ब्लड क्लॉट होगा तो आगे मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो जिस ऑर्गन को चाहिए सप्लाई, तो वहां सप्लाई भी नहीं दे पाएगा क्योंकि जम गया है। इस वजह से वहां पे क्या है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस हो जाएगा। खून के थक्का जम जाना ठंड की वजह से, ठंड की वजह से थ्रोम्बोफेलेबाइटिस, और उसमें सूजन आ जाना, सड़न होने लगना, नेक्रोसिस, गैंग्रीन हो जाता है, पैर काटना भी पड़ता है ना। जिसका पैर बर्फ में फंसा हुआ है, जो दबा हुआ है 1-2 दिन से, अब उसकी सब कुछ तो ब्लॉकेज हो गया और ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है टिश्यू को, पैर के टिश्यू को ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ना ब्लड सप्लाई, नेक्रोसिस हो रहा है। ठीक है, गैंग्रीन हो रहा हो जाएगा, पहले नेक्रोसिस होगा बाद में गैंग्रीन हो जाएगा। इस्चीमिया भी हो रहा है उसको क्योंकि ब्लड नहीं मिल रहा है, हाइपोक्सिया भी हो रहा है। ठीक है, सब कुछ हो रहा है, ब्लड नहीं पहुंचेगा जहां पर, वहां पे हाइपोक्सिया होगा सबसे पहले, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। ये टर्म्स सारे पता है आप लोग को। हाइपोथर्मिया भी होगा, वो तो पूरे शरीर में उसको हाइपोथर्मिया होगा, मतलब हाइपो मतलब कम हो जाना, टेम्परेचर को बोलते हैं थर्मिया, टेम्परेचर कम हो जाना। लेकिन अगर कोई ब्लड सप्लाई अगर कहीं की रुकती है तो वहां क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए होता है हमारे टिश्यू को, पूरी बॉडी को। सबसे पहले क्या है, खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है कि ऑक्सीजन चाहिए होता है। खाना नहीं मिलेगा जिंदा रह लेंगे कुछ दिन, पानी नहीं मिलेगा रह लेंगे, ऑक्सीजन तो हर सेकंड चाहिए। अगर हमारे बॉडी के कोई भी टिश्यू हैं, उसको कुछ थोड़ी समय के लिए भी, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटे के लिए अगर ब्लड नहीं मिलता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक, जो कि ब्लड के थ्रू जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वहां पे टिश्यू में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया होने के बाद क्या होगा, अगली स्टेज हो जाएगी नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, आगे एरोल बना के लिख लो, नेक्रोसिस। हाइपोक्सिया के आगे तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया के आगे लिख लो। नेक्रोसिस का मतलब क्या हो गया,
नेक्रोसिस का मतलब होता है एक तरह से सड़न, हिंदी में हो कहे तो सड़ जाता है, खराब होने लगता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। सेल डैमेज लिखो, नेक्रोसिस मतलब सेल डैमेज, सेल डेथ लिख लो। हाँ, सेल डैमेज या सेल डेथ लिख लो। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ लिखो, सेल डेथ, CELL डेथ, सेल डेथ। नेक्रोसिस का मतलब सेल डेथ। नेक्रोसिस क्यों बता रहा हूँ, ये तो बहुत जगह पूरी जब तक इस लाइन में रहोगे, मेडिकल लाइन में, गैंग्रीन, नेक्रोसिस, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरटेंशन, ये सब चीजें सुन सुन के जो है पक्के हो जाओगे। ये सब चीजें बार बार आएंगी, जब तक मेडिकल फील्ड में रहोगे तब तक ये सब चीजें बार बार सुनने को मिलेंगी, तो अपने को पता होनी चाहिए। अच्छा, कोई चीज बार बार टर्म सुनते हो, उसके बाद उसका मतलब ना पता हो तो अंदर से इरिटेशन होती है कि नहीं? बहुत होती है। ये बार बार सर पता, बार बार ये बोल, इसका मतलब तो पता ही नहीं है, बता भी नहीं रहे। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ, एक लाइन में। गैंग्रीन, नेक्रोसिस तो सेलुलर लेवल पे होता है, ऑर्गन लेवल पे क्या होता है? गैंग्रीन। किसी को गैंग्रीन हो गया मतलब सड़ गया हाथ, तो चीज जब नेक्रोसिस लेवल पे तो बचाया जा सकता है, किसी के हाथ में कहीं टिश्यू में नेक्रोसिस हो गई है तो बचाया जा सकता है, लेकिन अगर गैंग्रीन हो गया तो हाथ काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं काटने को? अगर शरीर का कोई अंग काटना पड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, मेरी क्लास ज्यादातर टर्मिनोलॉजी पे रहती है, क्योंकि बहुत सी फ्लेबोटॉमी तो आप लोग जान ही रहे हैं, स्टडी ऑफ वेन्स। फ्लोबोटॉमी का मतलब स्टडी ऑफ वेन्स, स्टडी नहीं, पंक्चर, वेन्स को पंक्चर करने को फ्लेबोटॉमी बोलते हैं। टॉमी लगा है ना, टॉमी मतलब क्या होता है? लिखो टॉमी, TOMY लिखो, आगे लिखो टू कट आउट। ठीक, ये याद रखो, ना लिखो तो याद, टू कट आउट, कट करना किसी चीज को या पंक्चर करना, टॉमी। ठीक है। अपेंडिक्स काट के निकाल देता है डॉक्टर, सर्जरी होती है, हैं? होता है, सुना है कि नहीं? अपेंडिक्स कट गया है, क्या क्यों होता है? क्यों? अपेंडिक्स एक देखो उसे बोलते हैं, देखो अपेंडिक्स का पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सुना है कहीं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्यों बोलते हैं? वर्मीफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपेंडिक्स एक कीड़े की तरह स्ट्रक्चर होता है। वर्म मतलब कीड़ा, ठीक। वर्मीफॉर्म मतलब कीड़े के रूप में, उसका वो एक फिंगर लाइक इतने बड़ा होता है अपेंडिक्स, पतली ट्यूब होती है वर्म की तरह, ठीक है। एक लगेगा इतना मोटा कीड़ा कोई है, उसके अंदर एक सुई के बराबर कैविटी होती है। अपेंडिक्स इतना मोटा होता है, उसके अंदर सेंटर में एक ट्यूब होती है सुई के बराबर डायमीटर की, एक महीन पतली सी कैनाल होती है। कैनाल समझते हैं? कैविटी मतलब क्या होता है, कैनाल मतलब क्या होता है, कोई बताओ? ये सारी चीजें मेडिकल में बार बार यूज आएगी। कैविटी का मतलब क्या है? कहीं भी होती है, बोन में हो चाहे लंग्स में हो, कहीं हो। कैविटी का मतलब क्या है, कैनाल का मतलब क्या है? सुना, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता, मैं बताऊं? हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक। कैविटी खाली जगह, कैविटी मतलब खाली जगह। दांत में कैविटी हो जाती है, गड्ढा हो जाता है दांत में, तो कैविटी बोलते हैं। कैनाल का मतलब क्या होता है? कैनाल का मतलब नली हो गई या गुफा हो गया, कैनाल पड़ता है ना, हैदर कैनाल, या कोई नाले का नाम पड़ा कैनाल, ठीक। नाले का नाम कैनाल होता है, नाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैनाल, ठीक है। तो एक कैनाल टाइप में स्ट्रक्चर, गुफानुमा। अच्छा, हॉलो जो कैविटी होती है वो एक जगह पर, और कैनाल जो होती है सिलेंड्रिकल बेस में होती है। सिलेंड्रिकल, इधर ओपनिंग है इधर एंड है,
बीच में खाली जगह, ये कैनाल बोलेंगे। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक तो कीड़े नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए वर्मीफॉर्म बोलते हैं। अपेंडिक्स उसका नाम ही अपेंडिक्स है, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि एक पिन के बराबर, ठीक, सुई के बराबर छिद्र होता है, कैनाल होती है। उसका कोई काम नहीं है कैनाल का, ना कुछ वहां सेक्रेट होता है ना कुछ होता है। पहले होता था, पहले क्या होता था, उसका यूज सेलुलोज को पाचन में यूज होता था, ठीक है, एंजाइम निकलते थे। अब उसका यूज ही नहीं, तो एंजाइम ही नहीं निकल रहे, लेकिन वो रेसिडुअल ऑर्गन है, बचा हुआ है हमारे शरीर में। अपेंडिक्स, अपेंडिक्टमी होती है, उस पर बात हो रही थी। अपेंडिक्स को काट के निकाल देना। अपेंडिक्स, जैसे किसी को अपेंडिक्स कहां से जुड़ा होता है? लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ा होता है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में कहां पे जुड़ा होता है? कॉलन में कहां जुड़ा होता है? कुछ आइडिया? एनाटॉमी अभी क्लास अभी पढ़े नहीं होगे। अच्छा, हाँ, जहां पर ज्वाइंट होता है किसी का, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे जुड़ती हैं, इलियम और हाँ सीकम। देखो अब इस पे डायग्राम बन जाता है। कहां पर है ये इससे पेन से बताएं क्या? ठीक है, कहाँ डिलीट होता है ये ना? ठीक, अब आप देखो, ठीक है, यहां पर ये हिस्सा जो है, इसमें क्या कोलन दिख रहा है? कोलन है। लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पर कनेक्ट होती है। इलियम, ठीक, ड्यूडेनम, जोजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। सबसे ऊपर वाला ड्यूडेनम, फिर जजनम, फिर इलियम। इलियम यहां पे जुड़ता है, ये हो गया असेंडिंग कोलन, ठीक। ये कौन सा हो गया? छोटा किसे होगा? अरे यार, हो पाएगा कि नहीं छोटा? बस बस बस, ठीक, ठीक है। असेंडिंग कोलन ये कौन सा हो गया? असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, ठीक। अब ये ऊपर को जा रहा है कि ये नीचे को आ रहा है, कैसे पता चलेगा? इसे असेंडिंग क्यों कह रहे हैं? इसको डिसेंडिंग कह सकते थे, क्योंकि फूड इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये बनाया मैंने स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक। इसी को लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? कोलन कह लो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन कर लो, पूरे को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन से होते हैं? बोले असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। वो 2 कोलन के नाम भी बता दो, बताओ, किसी को पता है? नहीं,
ट्रांसवर्स कोलन है, इसका नाम पता है? सिग्मॉइड कोलन है, ये नाम याद रखो। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पता है तुम्हें? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद इलियम जुड़ती है कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग कोलन से जुड़ती है। असेंडिंग और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मॉइड कोलन, उसके बाद रेक्टम। ये पार्ट रेक्टम है, ठीक है। अब इलियम जहां से जुड़ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रही है, उसे वहीं पर यहां पर अपेंडिक्स होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वर्मी फॉर्म। डब्ल्यू से नहीं, वी से इसका नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अच्छा, जहां पे लिंक हो रहा है इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं ICJ। इसे बोलते हैं ICJ। इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन, ठीक। अब इसको हटा दें बोर्ड को, क्या होगी? ये अच्छा, ये कहाँ चला गया? ठीक है, तो ये सब बातें हो रही थी, ये इतना पता चल गया। अपेंडेक्टमी फिर आता है उसी पे, अपेंडिक्स को काट के निकाल देना, ठीक है। और यूट्रस को काट के निकाल देते हैं। कभी सुना होगा कि बच्चेदानी निकाल दी काट के, उसको कहते हैं हिस्टेरेक्टमी। अब यूट्रस को बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी, मतलब काट के निकाल दे, कट आउट कर देना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल यूज फॉर डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट। ये बीच बीच में मैं थोड़ा टॉपिक के बीच में थोड़ा, क्योंकि ये फ्लेबोटॉमी आपने पढ़ा हुआ था लेक्चर में, फिर से रिवाइज करा रहे थोड़ा और डिटेल में, बीच बीच में बोर ना हो इसलिए थोड़ा सा डाल देते हैं, ठीक है। वोल ब्लड, सीरम, प्लाज्मा, ठीक, ये सैंपल यूज होता है। वोल ब्लड लिया जाता है तो ताकि सीबीसी सेल, हमें सेल वगैरह भी पता चल सके। सीरम में क्या, सीरम और प्लाज्मा में हम लोग कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स और हार्मोन्स पता लगाते हैं, ठीक। मोस्टली सीरम से सारी जांचें होती हैं, ये भी मैं भेज दूंगा अभी। बेस्ट प्रैक्टिस इंश्योर ब्लड इज सैंपल्ड सेफली, नो एक्सपोजर टू ब्लड बोर्न पैथोजेंस टू पेशेंट। हेल्थ केयर वर्कर एनवायरमेंट। सैंपल लेते समय आपको ये सब सेफली से करना है, ताकि वो जिसको अगर कोई बीमारी हो, उसको ब्लड में कोई डिसऑर्डर हो तो और किसी को ना हो, ना उसके फैमिली मेंबर को किसी जाए, ना आपको हो, आप अपनी सेफ्टी रखो। सैंपल लेने के बाद कॉटन पता चला घर में उसने फेंक दिया ऐसे कहीं, है ना, हाँ, तो जो डिसीज फैलती है ऐसे ही। लोग कहते हैं कि हम तो हाथ धो के खाना खाते हैं, तब भी हमको क्यों इन्फेक्शन हो जाता है बार बार। वो अच्छे से नहीं कर रहे ना, सेफ्टी प्रोसीजर से नहीं। अभी अगर टेबल साफ है, लेकिन कोई देखेगा क्या, कम पढ़ा लिखा कहेगा साफ है, लेकिन हमारे मेडिकली और सर्जिकली देखा जाए तो साफ नहीं है। सर्जरी के करते समय अगर हाथ से कोई इंस्ट्रूमेंट गिर के टेबल पे गिर गया गलती से, तो उसको फिर से उठा थोड़ी ना करने लगेंगे, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा हम लोग को सेफ्टी रखनी जरूरत, ठीक है। लेबलिंग
सैंपल पे लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सिलेक्टिंग द राइट इक्विपमेंट फॉर द राइट पेशेंट, ठीक है। कंटेनर्स ये सब आपके पास होने चाहिए ब्लड सैंपल के लिए। प्रोटेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम कंटामिनेशन, लिया सैंपल और फिल कर लिया कंटेनर में, ज्यादा देर इधर उधर नहीं, हवा के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सैंपल, सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाना चाहिए, कोई गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट ना करा जाए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के समय भी कोई मिसहैंडलिंग हो सकती है सैंपल के साथ। पेशेंट की केयर करनी है जिसका सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। स्टेप सेफ ब्लड सैंपलिंग, ब्लड का सैंपलिंग लेने का सेफ तरीका क्या है? स्टेप 1 प्रिपरेशन ऑफ एरिया, एरिया को क्लीनिंग करना। सेकंड इक्विपमेंट सिलेक्शन, क्या चाहिए, हम वैक्यूम कंटेनर ले रहे हैं कि सिरिंज से कर रहे हैं, ठीक है। और नीडल कौन सी है, ठीक, हमारे पास गॉज है, सिलेक्शन जो अपना इक्विपमेंट सारा सिलेक्ट कर लिया, ठीक। पेशेंट प्रिपरेशन एंड ब्लड कलेक्शन, पेशेंट को बता दिया क्या प्रोसीजर होने जा रहा है, ठीक है। ब्लड कलेक्शन कर लिया आपने, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ब्लड सैंपल, वायल में ट्रांसफर करना है नीडल हटा के, ठीक। वेस्ट मैनेजमेंट, वही जो बात हुई, कॉटन ब्लड सैंपल लिया, सिरिंज जो कॉटन उसी के घर पे फेंक दी, या पता चला कहने लगे आपका डस्टबिन कहाँ है? उसके घर के डस्टबिन में ही सिरिंज और कॉटन डाल दिया, ठीक है। तो वो बायोमेडिकल वेस्ट में आता है ना, तो वो गलत है, ठीक। बायोमेडिकल वेस्ट में पेशेंट के घर पे ही सैंपल करके उसी के डस्टबिन मांग के उसी के डस्टबिन में सिरिंज और कॉटन फेंकोगे, या तो अपने साथ लेकर आओ उसको, वहां से रास्ते में इधर उधर नहीं फेंकना है। बायोमेडिकल वेस्ट उसका डस्टबिन, या रास्ते में कचरा घर मिला कहीं तो वहां डाल दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ उसी में आता है, तो सब एथिक्स है, सब पता होना चाहिए, मतलब, ठीक है। बाकी प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई क्या कर रहा है हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन पता होना है, जो तरीका है वो तरीका है, ठीक। प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर ब्लड कलेक्शन, अब ये नहीं इसके घर के दरवाजे पे बैठ के सैंपल करने लगे। प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर ब्लड कलेक्शन, 4 बच्चे खड़े होकर देख रहे हैं सैंपल कैसे खून निकल रहा है, हम भी देखेंगे, है ना। तो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, पेशेंट के बैठने की जगह होना चाहिए। जैसे क्लिनिक में मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब हम खड़े खड़े ही इंजेक्शन लगवा लेते हैं, लगा दो डॉक्टर साहब, ठीक है। हाँ इसी तरह सैंपल वाला भी कहेगा अरे भैया निकाल लीजिए सैंपल, निकालो, हम खड़े निकालो, होता है, हमने देखा है भाई, वो बहादुर बनने लगते हैं, अरे हम नहीं डराए थे खून से, निकालो, है तुम मरीज ऐसे ऐसे कहते, अरे तुम हाथ काट दो, हम नहीं कुछ बोलेंगे, निकालो, टेंशन न लो, तुम डराओ ना। पेशेंट ऐसे बोलता है ना, वो कुछ भी बोले, हमको अपने जैसे काम करना है वैसे करना है। तो अंकल बैठ जाइए, अरे हम खड़े नहीं, अंकल बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ के कराइए काम। क्या हमें चक्कर नहीं आया, हमारा कट गया था हाथ, हमारा बहुत ज्यादा खून, इतना भर भर के खून बह गया, हमें तब चक्कर नहीं आया, तुम इतना खून निकालोगे तो क्या चक्कर आएगा? पेशेंट कहता है ना, हम लोग का प्रोसीजर है कि हम लोग को कराना ही है, चाहे कोई कितना वो बोले, ठीक है। तो एरिया एनवायरनमेंट सिलेक्शन, ठीक, अंदर बैठा के, अब बाहर धूल मिट्टी है ना, तो सड़क पे बैठ के सैंपल निकलवा रहा है, या दुकान पे बैठ के निकलवा ले रहा है, दुकान के बाहर है। प्रिपेयर अ क्लीन डेसिग्नेटेड एंड इफ पॉसिबल डेडिकेटेड एरिया फॉर कलेक्टिंग ब्लड सैंपल, ठीक, वही बात है, डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए, ठीक, ब्लड सैंपलिंग के लिए, जहां पे प्रिपरेशन करना है एरिया का, जैसे सर्जरी के पहले प्रिपरेशन होता है, क्योंकि अगर किसी को पेशेंट आया, को सैंपल लेना है, कोई मजदूर आ गया, होता है मेरे साथ इसलिए बता रहा हूं, आ गया, अगर डॉक्टर साहब काम कर रहे थे, अब मेरी जांच कर दो, हम काम कर रहे थे, काम से सीधे आप ही के पास आ रहे हैं,
अब उसमें सीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। होता है ऐसा, प्रैक्टिकली बात करता हूं मैं, ऐसा होता है, रोज होता है मेरे साथ, या सभी के साथ होता है। अब इतना कॉटन और इतना वो लग गया उसको साफ करने में ही, उसको बोलो भाई हाथ धो के आओ पहले तुम तो डिब्बी में तो नहीं कॉटन ले जा रहे हो ना, उसको हमें उसका सैंपल लेना है कि उसको उसकी स्पंजिंग करनी है हमें, है। पेशेंट को नहलाना धुलाना हमारा काम थोड़ी ना है। वो अपना हाथ क्लीन करके आए, यहाँ पर सैंपल लेना है, तो कम से कम यहाँ से हाथ धुलाओ उसका। उसके बाद अब ऐसा नहीं कि वो हाथ धो के आ गया है, हम स्वैब ना लगाएं, ठीक है। अरे तो क्या हम डिटॉल से नहा के आ रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं लगाने की, तो आपको तो लगाना ही है, क्योंकि एक एक सेकंड में कांटेक्ट में आ जाता है बैक्टीरिया। वॉश एंड और डिसइंफेक्ट योर हैंड्स फर्स्ट, पहले अपने हाथ धो लिया, या क्योंकि आप भी बाइक चला के गए हो, कैसे आए हो, ट्रैवल करके, बस से गए हो कहीं तो बस में पकड़ के आए हो रॉड, ठीक है। बाइक से गए हो तो बाइक की जो एक्सीलेटर उसमें भी कितनी कंटामिनेटेड होता है, ठीक है। रास्ते में आते आते पसीना भी पोंछ लिया, ठीक है। हाथ धो के सैनिटाइजर यूज करके कवर एनी स्मॉल कट्स ऑन योर हैंड्स विद अ बैंडेड प्लास्टर। अगर आपकी उंगली में कहीं चोट है, आप लैब टेक्नीशियन हो, आप किसी का सैंपल लेने जा रहे हो, ठीक है, या ले रहे हो, और आपके भी घाव है, आपकी ओपन है, तो आपको पता है कि बहुत जल्दी ओपन वुड में बहुत जल्दी बैक्टीरिया जाता है, बहुत, है ना। अब उसका मान लो ब्लड में कोई चीज पॉजिटिव है, तो आपके छींटे पड़ गई, सिरिंज से निकाला और कॉटन लगाते लगाते थोड़ा सा निकल गया, ब्लड स्पिल हो गया थोड़ा सा, या सिरिंज से डायरेक्ट ब्लड स्पिल हो गया, तो आपके वुंड पे अगर एक घाव पे पड़ गया जरा सा भी, तो फिर आप कंटामिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उस कंडीशन में जानते हो, फिर वैक्सीन ही लगवानी पड़ेगी भर भर के, क्योंकि हमें तो पता नहीं है उसको क्या डिसीज है। तो रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, उसके पहले आपको सारी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, हेपेटाइटिस वगैरह सब, ठीक है। ठीक है, अपना कट्स घाव जो है उसको कवर कर लो। इक्विपमेंट सिलेक्शन, वियर अ न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स, नया ग्लव्स पहनो। सुबह सुबह ग्लव्स निकाल लिया, शाम तक उसी से काम कर रहे हैं, ये क्योंकि ग्लव्स डिस्पोजेबल होता है ना, सिंगल यूज होता है, सिरिंज भी सिंगल यूज होती है, ग्लव्स भी सिंगल यूज होता है, बार बार यूज करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। अब कोई उसको 10 बार बनाए तो बनाने वाले की गलती नहीं है, यूज करने वाले की गलती है। हर पेशेंट पे अलग ग्लव्स, ठीक, भले इनडायरेक्टली पेशेंट से चार्ज कर लो, ठीक है, बता के नहीं, भले इनडायरेक्टली चार्ज कर लो, लेकिन जो काम करो सही से करो, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 10 रुपए अलग से जोड़ लिया ग्लव्स के, वो बात ठीक है, ठीक है, लेकिन काम सही से। यूज स्टेराइल सिंगल यूज लैंसेट, ठीक, लैंसेट अलग से आता है, छोटी निडल। लैंसेट और सिरिंज में क्या फर्क है, बच्ची बताओ तुम, लैंसेट और सिरिंज में क्या फर्क है? लैंसेट लैंसेट में देखो, अंदर सिरिंज की जो नेडल होती है उसमें अंदर होल होता है, लैंसेट में कोई होल नहीं होता है। लैंसेट बारीक होती, मिलीमीटर, बहुत कम मिलीमीटर काम है पंक्चर करना है, 1 mm 2 mm 3 mm। हाँ, तो हमें निडल से प्रिक करेंगे तो ज्यादा डैमेज होगा, ज्यादा दर्द होगा पेशेंट को, हमें थोड़ा काम है, ठीक। और दूसरी चीज की जो मिलीमीटर 2 से 3 mm तक वो पंचर करता है लैंसेट, ठीक है, क्योंकि उसकी पिन लंबी होती ही नहीं है, पीछे तो बॉडी प्लास्टिक की होती है ना, लैंसेट में पिन तो थोड़ी सी 3 mm तक होती है, हमें लगता है 0.5 mm तक होती होगी, 3 mm होती है ना, 3 to 5 mm होती है, पंक्चर होता है 2 से 3 mm, ठीक है। इंस्पेक्ट पैकेजिंग फॉर ब्रीचेस एंड इन इंटीग्रिटी,
आपको जो पैकेजिंग है उसको देख लेना है कि एक्सपायर कोई सामान तो नहीं है, सिरिंज एक्सपायर नहीं है या कुछ भी है ऐसा, कंटेनर एक्सपायर तो नहीं है, ये सब पैकेजिंग चेक कर लेनी है। दवा खाने के पहले एक बार एक्सपायरी चेक करते हैं ना। डू नॉट यूज इक्विपमेंट दैट मे नॉट बी स्टेराइल, पंक्चर, टॉर्न और डैमेज। कोई इक्विपमेंट उसकी पैकेट फटी हुई है या खुला हुआ रखा है, सिरिंज मैंने बताया सिरिंज खुली बैग में पड़ी है, चलो तो यूज नहीं हुई, चलो उसको यूज कर लेना है। पैकेजिंग डैमेज नहीं होनी चाहिए, सिरिंज में जैसे हवा भरी होनी चाहिए ना, तभी हम उसको मानेंगे कि ये स्टेराइल है। क्या हो गया? स्टेराइल में कुछ कंफ्यूजन हो गई, सब उसी से जुड़ा हुआ है, स्टेरलाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है, साफ सफाई से ही जुड़ा हुआ है, स्टेरलाइजेशन, स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल वाटर बोलते हैं ना, आता है छोटा इंजेक्शन लगाने, डिस्टिल वाटर आता है, स्टेराइल वाटर होता है वो। इक्विपमेंट सिलेक्शन, डिस्कार्ड इन अप्रोप्रिएट शार्प डिस्पोजल कंटेनर एनी नीडल और लैंसेट दैट हैज टच्ड अ नॉन स्टेराइल सरफेस प्रायर टू सैंपलिंग। ठीक है, अगर आपने सिरिंज खोली और वो कहीं इधर उधर टच हो गई तो नहीं यूज करनी है, कंटामिनेट हो गई। पैकेज खोलने में आपने उसको टेबल पे ऐसे ही रख दिया पहले, या उस मरीज के यहाँ जिसके यहाँ सैंपल ले रहे उसकी बिस्तर पे ही रख दिया, ये सब चीजें होती है इसलिए बता रहे हैं। बिस्तर पे रख दिया, फिर वहां से तब तक सिरिंज फाड़ ली पहले, उसको बिस्तर पे रख दिया, टर्निकेट बांधा, कॉटन से साफ कर रहे हैं, हम तो बहुत साफ सफाई से काम कर रहे हैं, वह निडल में उठा के लेके चले आए, लगा दिया, है ना। बिस्तर पे या सोफे पे नहीं रखना है। कुछ लोग को देखा है मैंने कि जो है यहाँ लगा लेते, तो देखा है ना, एक पेशेंट के इंजेक्शन लगा रहा था, सिरिंज को उसने खोला, भर लिया, लोड कर लिया, उसको यहाँ लगा लिया है, यहाँ लगा लिया, और इधर आओ तुम, तो लगाए, तो यहाँ निकाल के, अरे तो बता रहे यार बैठे, मरीज को कहता है लाइन से मरीज बैठे हैं, भर के लगा लिया, कुछ और काम कर रहा हो तेरा, तुम्हारे लगाए, ऐसे होता है ना। ये सब प्रैक्टिकल बात बता रहे जो मैंने देखा है, अनुभव किया है ना, अपने जीवन में मैंने भी किया है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग करते हैं, सब लाइफ में चीजें से कैसे सीखता है आदमी, कुछ गलतियां करता है, कुछ अच्छी चीजें करता है। ठीक है, हम भी पहले कभी ऐसा करे हैं, ये सब चीजें बिस्तर पे रख दिए सिरिंज, यस दवा भर ली हमने, उसको ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे रख के जो है दूसरा काम करने लगे, अच्छा लाओ पट्टा वट्टा बांध रहे, हाँ आप ठीक है, होता है ना। ये सब चीजें मतलब ध्यान रखने वाली बातें हैं। हम लोग तो सही तरीके से पढ़ाई करेंगे, गलत चीज तो सिखाएंगे नहीं आपको, एक गलत चीजों से दूर रहने का हिदायत दे सकते हैं कि ये चीज नहीं करना है, जो हो जाता है वो नहीं करना है। ठीक, व्हेन द यूज ऑफ, अब ये गलत जी का कांटेक्ट हो गया, आपने खोला, आप ही के हाथ में टच हो गया है निडल आगे की, तो भी यूज नहीं करना है। हाँ, अगर आपने उस कंडीशन में बात बदल सकती है जब आपने सैनिटाइजर यूज कर लिया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए सैनिटाइजर 100% नहीं मारता है। ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि बीटाडीन तो शरीर के अंदर डाल के साफ किया जाता है, घाव खुला रहता है उस पर बीटाडीन लगाते हैं, लेकिन अब वो आप वेन्स हैं, वेन्स की कंडीशन में ऐसा नहीं करेंगे, लगाएंगे, बीटाडीन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बीटाडीन से आप निडल साफ करें तो बीटाडीन तो लगा ही है उस पर, और फिर वो नहीं, वो चलो उसमें बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन बीटाडीन आयोडीन है, मेडिसिन है, वो वेन्स में ना जाए, वेन्स में कुछ चीजें डायरेक्ट नहीं जानी चाहिए।
बीटाडीन को देखो, हम लोग आईवी, क्या बीटाडीन लोग आईवी तो यूज करते नहीं है। स्टेराइल वाटर लगा सकते हो पेशेंट को आईवी? डिस्टिल वाटर, स्टेराइल वाटर वेंस में नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीटाडीन नहीं लगा सकते हो क्योंकि वो मेडिसिन हो जाएगी। ठीक, और वो मेडिसिन ना एंटरिक यूज के लिए ना पैरेंट्रिक यूज के लिए, वो मेडिसिन यूज करने के लिए टॉपिकल। अब यहाँ दूसरी चीज आ गई, टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, इसको समझ लेते हैं, अभी बताते हैं, ये तो समझ लो। ठीक, पेशेंट प्रिपरेशन एंड ब्लड कलेक्शन, वॉश विजिबिलिटी, सॉइल, डर्टी स्किन साफ कर लेना है। ठीक है, पेशेंट का प्रिपरेशन करना है मतलब पेशेंट को साफ कर लेना है, उससे कहना है हाथ धो के, एंटीसेप्टिक लगाना है, सर्व लगाना है। जिस एरिया में इसकी दांत खाज खुजली है उसको वहां पे सैंपल नहीं लेना है, या जहां पे घाव है वहां से सैंपल नहीं लेना है, या उसकी फ्रैक्चर है उस हाथ में सैंपल नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है। पेशेंट सैंपल लेते समय और लेने के बाद हिलाए डुलाए ना, है ना, मूवमेंट से बचाना है। जैसे अब आपने कॉटन लगा दिया, उसने हटा दिया, ठीक है, फूल जाएगा, काला पड़ जाएगा, वहां पे हेमाटोमा हो जाएगा। पेशेंट प्रिपरेशन ब्लड कलेक्शन में आफ्टर सैंपलिंग मिनिमाइज ब्लीडिंग है, अप्लाई जेंटल प्रेशर ऑफ द सैंपलिंग। ठीक, वही बात होगी, कॉटन से दबाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर द कलेक्टेड ब्लड स्लोली एंड डायरेक्टली, धीरे धीरे और डायरेक्टली, नीडल हटा के, नीडल लगा के नहीं। ठीक, कलेक्शन ट्यूब में। आफ्टर रिमूविंग द नीडल टू प्रिवेंट स्पिलेज एंड स्प्लैशिंग, इस छींटे इधर उधर फैलने से बचने के लिए। ठीक, और आरबीसी टूटने से बचने के लिए। कवर द ट्यूब, तुरंत ट्यूब कवर कर देना है। अभी पारेंटल एंट्रल बताएंगे। तो ब्लड का सैंपल ट्रांसफर कर देना है। इफ रिकैपिंग इज नेसेसरी, मतलब बार बार खोलना बंद करना नहीं है। आपने पैक कर लिया, रिकैपिंग लगा लिया ढक्कन, फिर खोल लेने तो वो नहीं, वो सीधे लैब में खुलेगी जाके। जब तक जरूरत ना हो, जब तक जरूरी ना हो, कोशिश करना चाहिए नहीं। ठीक है, ये प्रिकॉशन है। ट्रांसफर ऑफ ब्लड सैंपल, कलेक्ट यूज शार्प्स एट द पॉइंट ऑफ यूज इन पंक्चर रेजिस्टेंट एंड लीक प्रूफ शार्प कंटेनर। ऐसी जगह पर आपको सामान डालना है, जैसे मान लो डस्टबिन नीचे टूटा हुआ है, टूटे डस्टबिन में नहीं डालना है, नीचे से आपने डाला, नीचे से पानी बह रहा है वहां। ठीक, निडल डाला, निडल नीचे से झांक रही है डस्टबिन के अंदर से, तो वही तो बना हुआ है ये। ठीक, वो बात। अब ये भी, ये सही तरीका है। ये क्या है, निडल डिस्ट्रॉय करने की मशीन आती है, जला देती है, वो प्लास्टिक रह जाता है और वो छर्रा बन के नीचे गिर जाता है निडल। ठीक, डिस्कार्ड किया जाता है, निडल डिस्कार्टर ये आता है। ठीक, खुले में नहीं फेंकना है, गत्ते में रख के रख दिया है कि एक साथ फेंकेंगे, अभी इकट्ठा कर लें फिर बाद में एक साथ फेंकेंगे। ठीक, डस्टबिन फुल हो गए, उसके बाद भी ऊपर तक डस्टबिन भर चुकी है, लेकिन उसमें लादे पड़े भर दिया है, वो भी नहीं। ठीक, disinfect the sampling area, eliminate the risk of contamination of equipment with blood or body fluid future use, particularly if spillage। अरे वही चीज है। ठीक है, लगा के उसको साफ कर, दबा देना है, साफ कर देना है। ठीक, वही बात लिखी बाबा। वेस्ट मैनेजमेंट आपको पता है कहाँ कैसे फेंकना है, सील शार्प कंटेनर में। मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन, कितने स्लाइड हैं? चलो इसको टेक्सचर बंद करो। ठीक।